दोस्तों, इंडिका पॉडकास्ट की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली बार भी कहा था कि इस श्रृंखला में हम लोग कुछ ऐसे लोगों को लेकर सामने आने वाले हैं, जिनके बारे में आपने केवल सुना है, देखा है, बट उनको जानने का अवसर हम लोग इस श्रृंखला के द्वारा दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो लेखन और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो सामने नहीं आते। तो ऐसे लोगों को मैं ढूँढ-ढूँढ कर लाने की कोशिश में हूँ और इसी श्रृंखला में आज हमारे सामने हैं डॉक्टर केशव मोहन पांडे जी। और वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब से कर रहे हैं, ये सब हम उन्हीं से जानेंगे। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर केशव मोहन पांडे जी का। केशव जी नमस्कार। बहुत-बहुत प्रणाम, नमस्कार। केशव जी मेरा जोड़ना आप सबसे। जी सर। अ, केशव जी आपका नाम सभी ने सुना है क्योंकि आप एक बहुत समय से एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल है। और मैं अपने दोस्तों को बता दूँ कि सर्वभाषा ट्रस्ट जो प्रकाशन संस्था है, उसके कर्ता-धर्ता केशव मोहन पांडे जी। आपने आज कई किताबें ऐसी हैं, कई पुस्तकें हैं जो इस समय आ रही हैं, आपने देखा होगा कि उस पर सर्वभाषा ट्रस्ट का ही नाम रहता है और उस ट्रस्ट के पीछे जो हैं वो केशव मोहन पांडे जी। केशव जी मैं आपको जानता हूँ एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में भी। तो आप मुझे ये बताएँ कि ये लेखन से लेके प्रकाशन की यात्रा कैसे शुरू हुई? क्यों शुरू हुई और कब शुरू? जी सर। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को यह बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्रेजुएशन में गया तब असल में तब हिंदी के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति लगाव और रुचि जागी उस समय। 92 की बात है। मैं प्रथम वर्ष में मैं नामांकन लिया और हिंदी साहित्य को पढ़ते-पढ़ते कुछ तुकांत कविताएँ बनाने लगा। मेरी पहली कविता एक छोटी-सी कविता थी माँ-बाप। और मैं 1992 में लगभग सितंबर में मैं लिखा था, याद है मुझे। जहाँ मेरा कॉलेज था वहीं पर एक श्रीवास्तव जी थे, उनका अपना एक साप्ताहिक पत्र निकलता था। तो मेरे दोस्तों ने, जो मेरे सहपाठी थे, उन सबों को कविता अच्छी लगी और उनको दे दिया गया प्रकाशित करने के लिए। तो आप जानते ही हैं सर कि जब कोई रचनाकार, और वो भी पहली बार किसी ने रचना किया और उसकी रचना प्रकाशित हो गई, तो किस तरह से उत्साह बढ़ता है और किस तरह से वह प्रेरित होता है। तब से शुरुआत हुई साहित्य के लेखन और साहित्य को पढ़ने के लिए। उसमें उस दौर में मेरे कॉलेज में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर इंद्रजीत मिश्र। उन्होंने खूब मुझे प्रोत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने। और बाद के दिनों में मैं अपने गृहनगर गया, तो गृहनगर में सन 2001 में मेरे साहित्यिक गुरु हैं श्री आर.डी.एन. श्रीवास्तव जी और डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी। इन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप एक संस्था एक शुरू करते हैं जहां पर हर महीने में कवि गोष्ठी होगी। संवाद नाम की संस्था की शुरुआत की गई और हर महीने में कवि गोष्ठी होती थी। और कवि गोष्ठी नहीं होती थी, साहित्यिक गोष्ठी होती थी। मैं अगर कहूँ तो साहित्य की हर विधाओं पर चर्चा की जाती थी। और हम जैसे जो नवांकुर थे, उनको जो अनुभवी लोग थे वो बताते भी थे, कमियां या तरीके इत्यादि बताते भी थे। वहां से ज्यादा साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी। मैं लगभग 2008 में मैं दिल्ली में आया। तो यहाँ आया, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आदमी चाहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। साहित्य से मुझे लगता है लगभग 2 साल तक मैं पूरी तरह से कट गया था। कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ भी जब आया मैं, तो यहाँ मुझे प्रेरित किया कुलदीप श्रीवास्तव जी ने। उनकी एक अपनी पत्रिका आती थी, भोजपुरी पंचायत। लिखने की बीमारी थी मुझे, क्योंकि जब अपने गृहनगर में था तब तक गोरखपुर से दैनिक जागरण में गुरुवारीय जागरण, गुरुवार को विशेषांक आता था लगभग 16 पेज का, और साहित्य, कला और संस्कृति पर था। उस विशेषांक में तब तक लगभग 150 लेख मेरे छोटे बड़े छप चुके थे। लेकिन यहाँ जब आया तो कुछ नहीं कर पा रहा था। भोजपुरी पंचायत पत्रिका एक
जगह एक सहारा पत्रिका बनी और फिर पुनः लिखने लगा। उसी दौर में मुलाकात हो गई मेरी श्री अशोक लॉ जी से, जो अपने आप में एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और लोकप्रिय साहित्यकार हैं। हमारी संयोग से मेरा जहाँ घर है और सर जहाँ रहते हैं दूरी बहुत कम है, तो मिलना जुलना होता रहा और मैं लिखता रहा, कुछ कुछ लिखता रहा। उसी बीच में 2010 में मैं नव्या एक ऑनलाइन पत्रिका थी जिसके संपादक हैं श्री पंकज त्रिवेदी जी, तो नव्या बंद हो गई। फिर उन्होंने विश्व गाथा नाम से पत्रिका शुरू की। सुरेंद्र नगर गुजरात से वह पत्रिका अभी छपती है निर्बाध गति से। उनको मैं कविताएं भेजता था, रचनाएं भेजता था, बहुत ही प्रोत्साहित करते थे, बहुत प्रोत्साहित करते थे और उस प्रोत्साहन से बल मिलता था और रुचि बढ़ती थी। साहित्य का विद्यार्थी था, साहित्य के प्रति लगाव था ही। जब मैं ग्रेजुएशन और पीजी में जब मैं था तो उस समय एक ऐसा दौर था कि दक्षिण भारत में बहुत कुछ सुनने को मिलता था। भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है, भाषा के नाम पर लोग टूट रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। यह मन में एक बात हमेशा खटकती रही। उसी समय उसी दौर में भी मैं सोचा था कि अगर मैं साहित्य लिखूंगा या जो भी काम करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि जो भाषा के नाम पर लड़ने की बीमारी है, मैं भाषा के नाम पर जोड़ने का एक जज्बा, एक रास्ता तैयार करूं, जो भी संभव हो पाएगा। जब यहाँ दिल्ली आया तो अशोक लॉ जी की प्रेरणा से सर्वभाषा ट्रस्ट की स्थापना हुई, इसका पंजीकरण हुआ और हम पत्रिका निकालने लगे। पहले सर्वभाषा जो पत्रिका आती है, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी, कि उस पत्रिका में हमने कोई बाध्यता नहीं रखी। नाम के अनुसार सर्वभाषा, सभी भाषाओं की रचनाएं उसमें प्रकाशित करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। हमारा एक अंक ऐसा आया जिसमें 53 भाषा बोलियों की रचनाएं प्रकाशित हुई। बोलियों को भी मैं भाषा का नाम इसलिए देता हूं कि कहा जाता है कि जिस बोली में साहित्य की सर्जना होने लगे वह भाषा की श्रेणी में आ ही जाती है, मान्यता मिल ही जाती है। तो और जिसकी लिपि देवनागरी तथा रोमन को छोड़ करके दूसरे लिपि होती है, हम अपनी उस पत्रिका में प्रयास करते हैं कि देवनागरी में भी जो उसकी ओरिजिनल लिपि है, अपनी लिपि है, उसके साथ साथ देवनागरी में भी रखें। इस प्रयास के साथ और साहित्यकारों का सहयोग मिला, पूरे देश से साहित्यकारों का सहयोग मिला और आगे बढ़े। जहां तक प्रकाशन के क्षेत्र में आने का सवाल है, तो मैं अगर कहूं कि हम लोग एक्सीडेंटल पब्लिशर हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मित्रों का सहयोग था, काम तो हम कर ही रहे थे। मेरे कुछ एक दो मित्र प्रकाशक हैं, तो उनसे अब जानबूझकर या अनजाने में कुछ दिक्कतें हुई। मेरे अपनों की, अपने जो मेरे मित्र हैं या मेरे साहित्य गुरु हैं, उनकी किताबें वहां फंस गई। लगभग साल भर तक किताब प्रकाशित नहीं हुई और बहुत दिक्कतें आई। जैसा कि आमतौर पर सामान्य रूप से प्रकाशकों के विषय में धारणा है कि फोन नहीं उठाते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, समय पर किताबें नहीं प्रकाशित करते हैं और सो जाते हैं। उस घटना ने ऐसे मेरे जीवन में एक मोड़ लाया कि उस घटना के कारण मैं बहुत ही मेरी हानि हुई, मान हानि और धन हानि के साथ साथ स्वास्थ्य हानि हुई मेरी बहुत। मैं थोड़ा सा डिप्रेस होने लगा, डिप्रेशन में चला गया और मैं बताऊं कि मेरा शुगर बीपी सब बढ़ गया उस समय, बहुत अधिक। इतना दबाव में अनुभव करने लगा, रात रात भर मैं सो नहीं पाता था। फिर यही कहीं से आप जैसे शुभचिंतकों ने, किसी ने प्रेरित किया कि फिर अगर इससे निकलना है तो शुरू कर दो, आप अपना ही शुरू कर दो। बस नवंबर 2019 से हम इस बात को, मतलब प्रकाशन को हमने शुरू कर दिया, नवंबर 2019 से। और फिर घर से ही काम होता था। फिर कोविड का दौर आया। 1 मार्च 2020 को हमने एक कमरा लिया अपना कार्यालय बनाने के लिए, लेकिन फिर
कोविड ने कमरा कमरा तो हमने ले लिया था, हमने पूजा पाठ कर लिया था वहां, लेकिन काम कुछ नहीं शुरू हो पाया, कोविड ने सब कुछ बंद कर दिया। असल में कहूँ मैं तो इसकी शुरुआत हुई उसी दौर में, मुझे लगता है कि मतलब नवंबर वगैरह में, अक्टूबर नवंबर वगैरह में आपसे भी परिचय हुआ, और उसके पहले हम लोग सितंबर से, अगस्त सितंबर से हमने शुरू कर दिया कार्यालय में आना बैठना। बस आप सभी जो साहित्य के सेवक हैं, जो कलम के पुजारी हैं, आप सबका स्नेह है कि आज अच्छा लगता है। लगभग अपने पास 600 से अधिक टाइटल है और लगभग 28 भाषाओं में हमने काम कर लिया है। इसके लिए जी, आप सबका बहुत बहुत आभार हो। मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने यात्रा की शुरुआत में ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जी वो देखा है कि वो क्या दौर था, कोविड वाला दौर था। और जो आप जी प्रकाशकों की बात कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप चूँकि एक स्वयं एक प्रकाशक हैं, ऐसी क्या बाध्यता होती है उन लोगों की कि वो कार्य तो ले लेते हैं, बट वो फिर जब जैसा आपने जो सारी चीज़ें कही, जवाब नहीं देते, सो जाते हैं, समय पर प्रकाशित नहीं करते, तो ये मतलब ये क्या बाध्यता होती है? मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा। मैं ये जानना देखिए ऐसा है कि वो भी व्यापारिक कि व्यापार के लिए बैठे हैं। ऐसे तो नहीं है कि उनके पास कोई मतलब उनके पास कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आ रही है और वो उसको मना कर देंगे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। बट ऐसे क्या कारण होते हैं? क्या कारण उनकी तरफ से ही है या आजकल प्रकाशन का जो एक अ, तरीका है वो बदल गया है? जहाँ तक मुझे याद है पहले प्रकाशक लोग जो होते थे उनकी स्वयं की प्रेस होती थी और वो वहीं पर अपने पास ही छापते थे, उनके खुद के अ प्रूफ रीडर्स हुआ करते थे, सब कुछ। क्या आजकल ये थोड़ा बदल गया है? आउटसोर्स ज़्यादा होने लगा है जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और जो चेन ऑफ कमांड है उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आने लगी है? क्या कारण? मैं उस दौर की अगर बात करूं, जहां तक मुझे लगता है जो मैंने अनुभव किया उस दौर की बात करूं तो हाँ, सबकी व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं और मैं भी उन्हें गलत नहीं कहता, लेकिन वो ऐसा दौर था कि उनके साथ हुआ ऐसा। और उस दौर की बात करूं तो मुझे लगता है कि किताबों के पाठक जो हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं, जिसकी वजह से किताबें बिकने से अधिक स्टॉक होने लगी हैं। जो सामान्य प्रकाशक हैं उनकी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर एक तंगी आती है आर्थिक रूप से, क्योंकि मैन पावर की जरूरत तो होती ही है। मैन पावर छोटे स्तर पर अगर मैं कहूँ तो जैसे आपने कहा कि टाइपिस्ट से लेकर के प्रूफ रीडर तक का, डिजाइनर से लेकर जो ग्राफिक डिजाइनर इत्यादि होते हैं, प्रिंटिंग, बाइंडिंग या ट्रांसपोर्टेशन, फिर जहां आ रहा है वहां से समय से पहुंचाना, ये सब कई दिक्कतें होती हैं। इसमें सामान्य रूप से मतलब जो अगर बहुत बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न प्रकाशक है वह तो धीरे धीरे सफल हो जाता है। जो सामान्य आर्थिक का मतलब स्थिति का प्रकाशक है वह थोड़ा सा मुझे लगता है फंसने लगता है। किताबें कई बार जो मुझे लगता है कि कई बार प्रकाशकों की अपनी लापरवाही भी होती है, मैं उसमें अपने आप को भी मैं जोड़ता हूँ। और कई बार व्यस्तता भी होती है, कई बार समय का अभाव भी होता है। सर इसमें एक और चीज है, मैंने जो अनुभव किया कि जो हर ऑथर होता है ना उसको लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर किताब मिल जाए। अनेक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर किताब मिल जाए। और किताबों का तो जो काम होता है टाइपिंग से लेकर के और प्रकाशन तक, बाइंडिंग तक समय लगता है। जैसे यह माना जाता है कि कम से कम 2-3 बार प्रूफ पढ़ना चाहिए, उसमें भी समय लगता है, लेकिन यह भी एक दबाव होता है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। उस दबाव के कारण भी यह लेट होने लगता है। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, सामान्य छोटे प्रकाशकों की बात कर रहा हूँ, तो वे छोटे प्रकाशक जिनके पास पूंजी बहुत कम होती है या पूंजी नहीं भी होती है, नहीं के बराबर होती है, और काम आगे बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक बाध्यता पहले आ जाती है। जिसके वजह मैं जिनकी बात जहां से बात कर रहा हूं उनके परिप्रेक्ष्य में बाद में जहां जो अनुभव किया
वो यही चीज मुझे अनुभव हुआ कि इसी वजह से वो पीछे हट गए या कमजोर पड़ने लगे, और इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए वो। मुझे ऐसा लगता है। हमने जब शुरू किया, मैं जी नहीं, नहीं, आप बताएँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, हमने हमने जब शुरू किया तो हमने एक चीज सोचा कि कुछ चीजों पर जो अपने हाथ में उस पर प्रयास किया जाए। जैसे अभी तक मैं प्रयास करता हूँ, अपनी ओर से 100% प्रयास करता हूँ। अगर कहीं गलती से विफल हो गया तो उसके लिए मैं अपनी गलती भी स्वीकार करता हूँ। प्रयास करता हूँ कि जो समय हम दे रहे हैं उस समय के 1-2 दिन पहले ही पुस्तक आ जाए, दे दिया जाए। जैसे मान लें सर, ये हमने प्रयास किया है और इस पर पूरी तरह से अमल करने का भी प्रयास करते हैं कि किसी को अगर हम 20 तारीख कह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 20 तारीख नहीं, उस ऑथर के पास 18 तक की किताब पहुंच जाए। एक अलग तरह का सुकून मिलेगा, एक अलग तरह की खुशी मिलेगी। केशव जी, वैसे अगर उसको हम टाइमलाइन को अगर समझना चाहें, तो जिस दिन पहले तो बातचीत शुरू होती है आप किसी लेखक से, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं, वो अलग-अलग तरीके के हो गए हैं आज की तारीख में। और फिर तय होता है कि हाँ, आप उसकी किताब छापेंगे। उस दिन से लेके जिस दिन किताब लेखक के हाथ में आती है, लगभग-लगभग कितना समय मान के चलना चाहिए कि वो जिसमें कि 3 प्रूफ रीडिंग आपकी तरफ से हो गई हों और 3 प्रूफ रीडिंग लेखक महोदय की तरफ से हो गई। अब इसमें एक अंदाज़े से मैं वक़्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से प्रूफ रीडिंग होना बात अलग है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। बट लेखक से जो प्रूफ रीडिंग आप उम्मीद करते हैं, 3 प्रूफ रीडिंग, वो कितने समय की उम्मीद करते हैं और ये पूरा एक टाइम फ्रेम कितना हो सकता है किताब के लेखक के हाथ में? अच्छा, मैं अपना जो मुझे अपना जो लगता है कि लेखक से मैं नहीं, लेखक से मैं चाहता हूं कि पहला प्रूफ करे, कम से कम पहली बार। क्योंकि जो लेखक लिख रहा है उसको पता है, पूरी अच्छी तरह से पता होता है कि कहाँ छूट रहा है या कहाँ क्या चीज, तो पहली बार तो करे। अगर लेखक इस जिम्मेदारी लेता है तो तीनों प्रूफ खुद ही करे, नहीं तो पहली बार तो अवश्य करे। और टाइपिंग, अगर मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पास जो भी सीमित मैन पावर है या जो भी कुछ है, उसमें अगर मैं कहूँ कि टाइपिंग से लेकर के और जो प्रोडक्शन तक है, 4 महीने का समय मतलब पूरी तरह से उचित है कि 4 महीने में पूरी तरह से किताब तैयार होकर के आ जानी चाहिए। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ कि 4 महीने तो कम से कम देना चाहिए कि हम्म, आप जिस दिन फाइनल कर रहे हैं, पांडुलिपि भेज रहे हैं, वो होता क्या है कि वो मैंने देखिए, और ये उन्हीं में होता है जो जिनकी पुस्तक पहली बार देखिए, पहली बार पिता बन रहा होता है, पहली बार कोई माँ बिल्कुल बन रही बिल्कुल। होती है, तो वो शिशु को अपनी गोद में खिलाने का एक अपना अलग ही अनुभव होता है, बड़ी बड़ी आतुरता होती है। तो मैं सर, समझ ये सकता मैंने हूँ। जो किया है, मेरी जब पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो आप कह रहे हैं, मैं उसको लेकर के सोता था, अपने बिस्तर पर अपने तकिया के पास रखता था और लेकर के सोता था। तो मुझे तो बिल्कुल। विश्वास ही नहीं हुआ था कि जब किताब छप कर आ गई थी, और मेरे साथ हमेशा यही हुआ है, चूँकि मैं भारत में नहीं रहता हूँ, तो मेरी किताब पहले किसी और के हाथ में आती है, तो मेरा बच्चा पहले कोई और गोद में उठाता है और बाद में मैं उठाता हूँ उसको। तो वो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कुछ हो भी गया है। तो हम लोग लौट कर उस पर आते हैं कि 4 महीने आप समझते हैं कि एक उचित वक़्त है, जिस दिन फाइनल हुआ, तो उसके पहले हो जाए तो अच्छी बात है, बट 4 महीने आप मिनिमम मान के चलते हैं कि ये आना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आप ये मुझे बताइए कि आप जो मैंने आपके टाइटल्स देखे हैं, तो आपके टाइटल्स बिल्कुल विशुद्ध साहित्य वाली श्रेणी में हैं। अगर आप देखा जाए तो जैसे आप पुराने ज़माने में आप जो बड़ी-बड़ी प्रकाशन संस्था होती थी, आप प्रेमचंद जी की कह लीजिए, आप जो दूसरे नामी नागरिक प्रचारणी सभा के जो टाइटल्स हुआ करते थे, तो उसमें अगर मैं नाम देखता हूँ तो मैं खुद मतलब मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं ये कहूँ कि मुझे बड़ा गर्व होता है कि उसी प्रकाशन संस्था से मेरी भी किताबें अगर प्रकाशित हुई। तो आप मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो साहित्यकार हैं, जितने भी बड़े-बड़े साहित्यकार हैं, जो कि प्रोफ़ेसर्स हैं, बड़ी-बड़ी संस्थाओं के संस्थापक हैं, तो ये आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं या आपने उनसे जाके अपनी प्रकाशन संस्था के बारे में बताया? ये कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि 2 साल में इतने बड़े नामचीनों को अपने साथ शामिल कर लेना, ये अपने आप में केशव जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसे हुआ ये? जी, प्रारंभ में तो जैसा कि मैं बताया कि जो किताबें फंसी हुई थी
उनको ही हम निकाले प्रारंभ में। मतलब मेरे माध्यम से मेरे मित्रों, मेरे परिचितों, मेरे जो आत्मीय हैं, उनकी किताबें फंसी हुई थी, प्रारंभ में उनको ही हमने प्रकाशित किया, निकाला। उसमें कुछ अच्छी किताबें थी जिसके वजह से, जैसे मैं बताऊं कि श्री आर.डी.एन. श्रीवास्तव जी की एक किताब थी, साथ गुनगुनाएंगे, गजल संग्रह है। और उस गजल संग्रह के लिए सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पहला दुष्यंत कुमार पुरस्कार उसे मिल गया। तो ये वाह हमारा वाह। भाग्य है और सर का आशीर्वाद मैं कहूंगा कि ये हमारे नाम लिखा हुआ था, मिल गया। तो इसके वजह से एक हाइक मिल जाना। जैसे डॉक्टर सुमन सिंह हैं, डॉक्टर सुमन सिंह की कुछ कल्पना थी। उन्होंने 18 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष तक की कवियत्रियों की कविताओं का एक कलेक्शन उन्होंने तैयार किया, हाँ कायम हूं मैं, जो बहुत ही चर्चित हुई वह किताब। जिसके वजह से और प्रोडक्शन प्रयास करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन अच्छा हो, जो पेपर होता है, पेपर की क्वालिटी पर या बाइंडिंग ओवर पर या कवर इत्यादि पर भी ध्यान रखते हैं हम लोग कि ये अच्छा हो। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो कुछ परिचित थे या उन लोगों से परिचित थे, उन साहित्यकारों से परिचित थे, उनकी किताबें अपने पास आने लगी। डॉक्टर सुमन जी की उसी समय एक और किताब आई थी, भारतेतर हिंदी साहित्यकार, जिसमें 23 भारतेतर नराई हिंदी राइटरों का साक्षात्कार था उसमें। तो इसके बहाने पूरे विश्व को उन्होंने कवर करने का प्रयास किया था, जिसमें 7-8 देशों के साहित्यकारों का उसमें साक्षात्कार था। तो ऐसी किताबें आने लगी, जो अगर मैं 2020 और 2021 की बात करूं तो उसके बाद से लगा कि अच्छा हम लोग आ ही गए प्रकाशन में सही में। तो हमने खुद भी अप्रोच किया, हमने चाहा कि हाँ, उसी बीच में प्रोफेसर रामदेव शुक्ला जी का आशीर्वाद मिला, उनकी किताबें कुछ आई अपने यहाँ से। रामदेव शुक्ला जी गोरखपुर विश्वविद्यालय के हेड रहे हैं और आज भी वो बहुत ही एक्टिव हैं, हिंदी भोजपुरी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। और उनका लिखित एक भोजपुरी के एक कहा जाए आचार्य कवि हैं, पंडित धरेक्षण मिश्र हुए थे, उन पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा। उनकी पहली किताब हमने प्रकाशित किया था, वह कविता और कुदाल। और इस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। बाद के दिनों में हमने खुद प्रयास किया, जैसे रामदर्श मिश्र जी से मैंने आग्रह किया कि आशीर्वाद मिले, तो आशीर्वाद भरपूर मिला उनका। और उनके आशीर्वाद से ही मेरी हिंदी की पहली कविता की किताब आई। ऐसे ही विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं, उनका भी उन्होंने भी हमें 2-3 किताबें दी और हम प्रकाशित किए। तो कुछ जगह हमने खुद भी अप्रोच किया और कुछ जगह अपने आप मतलब आई भी किताबें हमारे पास। तो इस तरह से मतलब एक कारवां बनते गए, साहित्यकारों का आशीर्वाद मिलते गया और कुछ अच्छी अच्छी किताबें उसी में मैं कहूँ कि आपकी जो क्रांति दूत है उसने भी बहुत क्रांति लाई। लोग आज भी चर्चा करते हैं। और जैसे कल ही कार्यालय में एक डिस्ट्रीब्यूटर आए थे, तो वो उस किताब का जिक्र करके उन्होंने बात आगे बढ़ाई, क्रांति दूत की। तो ये सब अचीवमेंट है हम सब के लिए, हमारे प्रकाशन के लिए। धन्यवाद। आप मेरा अगर जरा सा भी, मैं हमेशा मानता हूँ अगर गिलहरी जितना भी योगदान है अगर किसी के जीवन में, तो वो बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूँ। शुक्रिया अगर आप इस बात को इतना सच मान में। देते हैं। केशव जी, ऐसी कौन सी फिलहाल भाषा है जिसमें आपने, मतलब मैं दूसरों से तो ये पूछूंगा कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें आप प्रकाशन करते हैं, मैं आपसे, मेरा सवाल ये है, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें आप प्रकाशन अभी तक नहीं कर पाए? अभी तक मैं जो नहीं कर पाया उसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं में, जैसे मैं अगर कहूँ कि मलयालम में नहीं कर पाया, तेलुगु में नहीं कर पाया, अभी तमिल में तो हुआ है। अभी हमने कोंकणी इत्यादि में नहीं कर पाए हम, संथाली में नहीं कर पाया, मतलब पुस्तक के रूप में। पत्रिका में तो हमने इन सभी भाषाओं को उपयोग किया है, सभी भाषाओं का। अभी संयोग से
मणिपुरी में प्रकाशित हुई है। मेरी इच्छा थी कि मैं नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों की भाषाओं में भी प्रकाशित करूं, और इच्छा थी कि मैं कश्मीर के भाषाओं का भी, मतलब कश्मीरी इत्यादि में भी प्रकाशित करूं। तो ये इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी। कश्मीरी अपने पास 3 पुस्तकें हैं, और पूर्वोत्तर के भी कई पुस्तकें हैं, जिसमें कोकबारोक, खासी और मणिपुरी, यह भी उसमें सम्मिलित है। तो और भी जो कुछ ट्राइबल, कुछ जो जो आदिवासी भाषाएं जो जिसे कहा जाए, जैसे छत्तीसगढ़ की कुडुख है, उसमें हमने नहीं प्रकाशित किया है। पत्रिका में हमने उपयोग किया है। छत्तीसगढ़ की 1-2 और भाषाएं हैं, उसमें हमने नहीं प्रकाशित किया है। हम ऐसे अगर मैं कहूँ तो राजस्थानी भाषा में भी अभी हमने नहीं किया था, लेकिन प्रेस में किताब है, 1-2 दिन में आ रही है, सबदा रे धक्के राजस्थानी में कविता संग्रह, डॉक्टर आशा पांडे ओझा जी की। तो अभी एक पूरी हो गई है, लेकिन हाँ अभी है, बहुत सी भाषाएं हैं। चाहता हूं कि उन भाषाओं में भी, उन बोलियों में भी प्रकाशित करूं। ये जब भाषाएं आप अपनी संस्था से निकालते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो इसकी प्रूफ रीडिंग के लिए तो फिर आपको हाथ खड़े कर लेते होंगे, ये प्रूफ रीडिंग की सारी जिम्मेदारी फिर लेखक ही संभालते हैं। नहीं, लेखक जितना हो पाता है करते हैं। उसके बाद मतलब हमारे साथ जो पत्रिका में जो लोग जुड़े हुए हैं, लगभग सभी भाषाओं हाँ, के संपादक हैं। तो बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पंजाबी जो गुरुमुखी लिपि है मुझे नहीं आती, और पंजाबी में एक जुड़े हुए हैं मनदीप धाकड़ जी, वह व्यस्त थे। एक बड़े साहित्यकार हैं पंजाबी में, अमरजीत कौंके जी। मैं उनसे एक बार आग्रह किया, और कुछ टाइप भी करना था। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, और मैं मन से सर का आदर करता हूँ कि मैं कहा कि अगर कोई टाइपिस्ट हो तो मुझे बता देते, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं टाइप करने के लिए। आप उनकी सहृदयता देखिए सर, और उनका सहयोग, उनके सहयोग की भावना देखिए। कहे कि आप भेजो तो, और मैं भेजा, वो तुरंत टाइप करके भेज दिया। कहे कि मैं किया हूँ, दूसरे को क्यों भेजना है, मैं हूं ना। तो इस तरह से सहयोग मिल जाता है। जैसे जैसे मैं कहूँ कि कोशली और उड़िया में हमारे प्रदीप दास दीपक जी हैं। जैसे डोगरी की भाषा तो डोगरी की लिपि देवनागरी है, और हमारे यशपाल निर्मल जी ने हमें, मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, मुझे इस तरह से उन्होंने बना दिया, प्रेरित कर दिया कि उनकी एक बाल उपन्यास उनका आया हुआ था, छुट्टियां, डोगरी में। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको मैंने भोजपुरी में अनुवाद कर लिया। तो उस लायक उन्होंने बना दिया हमें। अरे वाह! तो सहयोग मिलता है ऐसे, जो अनेक हैं उस उन क्षेत्रों के लोग जिनका सहयोग मिलता है। जैसे रात ही में कुछ काम हम लोग कर रहे थे मराठी में। जी। एक शब्द था हाइकू, जैसे लिखा जाता है देवनागरी में, हिंदी में जैसे लिखा जाता है, मराठी वाले हायकू लिखते हैं, क में बड़ा ऊ की मात्रा लिखते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो एक हैं संजय चोपड़े जी, कोल्हापुर में, उनको फोन किया। तुरंत तुरंत 9:30 बजे की बात है, तुरंत सहयोग मिला। तो ऐसे सहयोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बताया कि इस आगे बढ़ने सबका में, विकास करते हुए आप चल रहे हैं। जी जी, और मन में एक और उम्मीद थी, एक और जो आशा थी, जो छटपटाहट थी, जो मैं बताया कि स्टूडेंट लाइफ में, कि मैं प्रयास करूंगा कि साहित्य को अगर माध्यम बना रहा हूं तो तोड़ने की बात ना हो, जोड़ने की बात हो। तो वहीं कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे ये हैं। तो ख़ैर है, आप पुल बन गए हैं। और मेरी दिली तमन्ना है कि एक ऐसे आगे आने वाले समय में एक ऐसा अवसर आए कि आप कोई एक ऐसा आयोजन करें जहाँ पर आप सभी भाषाओं के लेखकों को और कवियों को और आप बुलाएँ, एक ही मंच पर बुलाएँ, एक ही आयोजन में बुलाएँ, जिससे हम लोग सब एक-दूसरे से मुलाकात कर सकें। और वो कोई ऐसा नहीं बिल्कुल। हो कि वो पुस्तक मेला हो, इस तरह का हो। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने द्वारा ही एक ऐसा साल में या 2 साल में या 3 साल में एक ऐसा आयोजन करें। आपके लेखक ऊपर वाले की कृपा से शायद सभी इतने समर्थ होंगे कि वो आपको इस मामले में आने-जाने के लिए कोई बिल्कुल। आपको, बस वो केवल एक होता ये है कि एक मंच होना चाहिए। वो आयोजन कौन करेगा? वो सारी जो
ज़िम्मेदारी है वो कौन लेगा? वो ज़िम्मेदारी आप लीजिए अपने लेखकों को, जो अब आपके लेखक नहीं मित्र ही हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, जी, आपके जी। सहयोगी हैं। और इतना बड़ा जो आप काम कर रहे हैं, ये हमारी आपसे जब बातचीत होती है, आपने खुद कहा है कि ये अकेले के बस की काम नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ मनीष भाई जी, ये इसमें मेरे सारे जो लोग हैं, वो उन सबकी ही संस्था है, मेरी ये संस्था है ही नहीं। जब आप ऐसे बिल्कुल, विचार लेकर बिल्कुल। चलते हैं, तो किसी भी कार्य में मुझे लगता नहीं बाधा आती, किसी भी कार्य में बिल्कुल, बाधा बिल्कुल। नहीं आती। और तो और आप पूरा मैं प्रयास करूँगा मेरा एक कि आप जो सुझाव दिया, इस पर हम लोग अमल करें और इसी साल से, इसी वर्ष से शुरू करें। पूरा जी, प्रयास तो करूँगा। नवंबर के आस-पास आपकी जो एक संस्था की सालगिरह होती है, नवंबर के मध्य में, नवंबर के अंत में अगर आप ऐसा कुछ करें, तो वो अच्छा रहेगा, मौसम भी ठीक रहता है, सब लोग आएँगे, मिलेंगे, भले ही वो एक दिन दिन का ही हो, उसमें और कुछ कोई चर्चा नहीं हो, कुछ नहीं हो, बस एक छोटा-सा सबसे मिलना-जुलना, जैसे भी आप उसको बनाना चाहें, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल, छोटा-सा बिल्कुल, सुझाव है इस पे। आप बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि जो अ, नए लेखक हैं, जो कि अब आपने ये देखा होगा जैसे आप बोल रहे थे कि अभी लिखना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेखक तो हैं, पाठक आप कहते हैं कि थोड़े-से कम हो गए हैं। तो ये जो पाठक कम हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये पाठक कम होने का कारण क्या वही है जो सब लोग कहते हैं कि अब आदमी के पास समय नहीं है? क्योंकि मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने जो ट्विटर है या जितने भी सोशल मीडिया के मंच हैं, उसने बहुत समय ले लिया है। आपकी क्या यही कारण समझ या अच्छी लिखनी हो गई? क्योंकि अच्छे लेख को पढ़ने के लिए तो आज भी पाठक हैं। आपको क्या लगता है? मैं जब लिखना शुरू किया, जैसा कि मैं बता रहा था अपने गृहनगर की बात, तो मैं एक घटना का ज़िक्र करता हूँ कि श्री आर.डी.एन. श्रीवास्तव जी से हर एक दूसरे दिन, हर 1-2 दिन बाद मुलाकात हो जाती थी। तो वो पूछते थे, "आज क्या लिखे हो?" अच्छा, मैं मुस्कुराकर बोल देता था, "सर अभी कुछ नहीं लिख पाया।" डाँटते थे। 2 चीज़ें कहते थे कि अगर ऊपर वाला सबको ये सब चीज़ नहीं दिया है। अगर आपको दिया है, तो ध्यान रखना कि वो भले सॉरी, वो भले हास्य में कहते थे, लेकिन कहते थे कि ध्यान रखना, जब ऊपर जाओगे तो कटघरे में खड़ा करेगा कि मैंने ये चीज़ दिया, इसका उपयोग तूने कैसे किया, क्यों नहीं किया? एक ये बात कहते थे। दूसरी बात, जब मैं कहता था सर आज कुछ नहीं लिख पाया हूँ, तो कहते थे कि गिलास जब भर जाएगा तो अपने आप छलकने लगेगा, इसलिए लिखने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। और देखिए मनीष भाई जी, कि मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग कहीं यात्रा पर निकलते थे, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, जब मैं कहीं कहीं निकलता था ट्रेन में, अगर 2 घंटे का भी सफर है, तो स्टेशन पर जाकर कोई किताब खरीद लेता था जो मुझे पसंद आती थी किताब। और तब जो सर झुका करके किताब में गड़ाए हुए, नजरें गड़ाए हुए हम सफर करते थे। हम इस बात को तो मानेंगे कि आज जब हम सफर करते हैं तो किताब हम नहीं छू रहे हैं, हमारी जो नजर है वह मोबाइल के स्क्रीन पर रह रहा है। तो इसका तो प्रभाव पड़ा ही है कि सभी को नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अधिकांश जो पाठक है वह मोबाइल में खोया रह रहा है, या जो भी युवा वर्ग है मोबाइल में खोया रह रहा है, जहां पर आज के समय में शॉर्ट्स और रील्स में अपने आप को गुम कर दे रहा है। लेकिन किताबों का तो अपना महत्व है। मैं किताबों के महत्व को कम नहीं आंकता, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि प्रकाशन बंद होता जा रहा है। आज भी नए नए प्रकाशक हो रहे हैं, नया नया प्रकाशन शुरू हो रहा है, और आज भी नए नए राइटर भी शुरू हो रहे हैं। तुलना किया जाए तो भले ही पाठकों की संख्या कम हुई, लेकिन लेखक और प्रकाशकों की संख्या बढ़ते जा रही है। यह एक सुखद है। तो कुछ ये कि कुछ तो कारण होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई प्रकाशक होगा वो लेखक की किताब है बस वो रख लेगा छाप के, ऐसा तो होता नहीं होगा, जी, बिकती होंगी। हाँ, वो बात अलग बिल्कुल, है। ऐसा भी समझिए ना, जैसे पहले मार्केट में कोलगेट आता था सिर्फ, तो वो 100 पीस बिकते थे। अब वो जब आ गए हैं और तरह के दंत मंजन भी आ गए हैं, तो सब ना कुछ शेयर लेकर जाएँगे ही जाएँगे। तो वही बिल्कुल, वही बिल्कुल, बात होती है कि जब बहुत सारे पहले एक लेखक की 2000 किताबें बिकती, वो क्योंकि लिखने वाले कम थे। अब शायद ज़्यादा हैं, तो वो सबकी 100-100 या 500-500 किताबें बिकती हैं, शायद ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल, जब भी आप बिल्कुल। नई किताबों की बात कर रहे हैं, तो मैं जब ये शोध लिख रहा था, तो मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में पढ़ रहा था।
वो अपने आप में एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी नई किताबों के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले ही इतना ज़्यादा काम किया गया है, वो अनुवाद उन्होंने बहुत किए। कुछ प्रकाशित हुए, कुछ प्रकाशित नहीं हुए, कुछ भी कारणवश। तो उन्होंने कहा था पहले जो काम हुआ है अन्य भाषाओं में, अगर हम उसी का अनुवाद लेकर सब लोगों के सामने, पाठक लोगों के सामने ला सकें, तो नई किताबों के विषय ढूँढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मेरा भी ये मानना है, कई भाषाओं में। अभी शायद कल या परसों मेरी प्रदीप राजपूत जी से एक चर्चा हो रही थी और अजीत सिंह जो हैं जिनका अभी एक नया उपन्यास आया है, कि कई ऐसी भाषाएँ जी, हैं जैसे गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, उसमें इतना अच्छा काम हुआ है, जो हिंदी पाठकों तक नहीं पहुँचा। और ये हम तो मानेंगे कि सभी भाषाओं में हिंदी पाठकों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि अंग्रेज़ी पाठकों बिल्कुल, से भी ज़्यादा हिंदी पाठकों की संख्या है। अगर आप बिल्कुल, ये सत्य है। इंग्लिश की किताबें बिल्कुल, एक आपके लिए ऑरा पैदा करती हैं, लेखक को बड़ा मान दिलाती हैं, मानदेय नहीं, मानदेय भी दिलाती हैं। हिंदी के जो लेखक हैं, उनके पाठकों की संख्या बहुत है, बहुत है। पहले भी आप पुराने अगर बिल्कुल, जिसको पल्प बिल्कुल, फिक्शन कहते हैं, पाठक जी से लेके रानू जी से लेके किसी को भी आप गुलशन नंदा की बात मान लें, तो लाखों में प्रतियाँ छपी। बिल्कुल, तो लाखों बिल्कुल, में तो बिल्कुल, नहीं अब छपती हैं, हज़ारों में ही छपती हैं, बट वो छपती नहीं, छपती तो हैं। आप भी इस बात को मानते हैं कि ये अनुवाद करने से कोई लेखक छोटा नहीं हो जाता? क्योंकि ज़्यादातर लेखकों में एक ये आ जाता है कि शायद उन्होंने शुरुआत अनुवाद करके किया हो, बट जब वो लेखक बन जाते हैं, प्रॉपर लेखक बन जाते हैं, अपनी अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को एक पृष्ठ पे उतारते हैं, उसके बाद वो अनुवाद करने को छोटा समझते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे मुझे लगता है कि अनुवाद करना जो सेल्फ क्रिएशन है, जो अपनी सृजनात्मक लेखन, उससे भी अधिक बड़ा काम है। उसमें 2 भाषाओं को जानना तो है ही, उसमें और सबसे बड़ी बात है कि जो मूल लेखक है, मूल भाषा का जो लेखक है, उसकी संवेदना को पकड़ना। क्योंकि भले शब्द के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हर शब्द हर जगह नहीं हम उपयोग कर सकते। जैसे गंगा के साथ पानी नहीं उपयोग होगा, गंगा के साथ नीर तोय नहीं उपयोग होगा, जब भी उपयोग होगा गंगा के साथ जल उपयोग होगा। तो इस तरह की संवेदना को, इस तरह की संप्रेषणता को समझना जरूरी होता है। तो अनुवाद काम तो और ही कठिन है। और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं अभी छुट्टियां ही बता रहा था। छुट्टियां यशपाल निर्मल जी की मूल डोगरी में बाल उपन्यास है। 64 पेज का यह उपन्यास है, और इसका अभी तक 15 भाषाओं में अनुवाद हो चुका। और अभी गुजराती, नेपाली और राजस्थानी में अपने यहाँ अपने प्रेस में है भी, अभी उस प्रकाशन का काम चल रहा है। तो ये अनुवाद करने से मतलब कोई भी लेखक अगर है तो उसकी लेखकीय ऊर्जा तो सामने आती ही है, उसकी लेखकीय क्षमता तो सामने आती ही है, उसका अपना भी विकास होता है, और साथ ही संस्कृतियों का मिलन भी होता है। जैसे मैं आपको बताया कि 15 भाषाओं में हो चुकी है, कम से कम 15 भाषा के लोग जान गए होंगे कि जो छुट्टी है वो कहाँ की कहानी है और क्या क्या है, कौन कौन सी जगहों का जिक्र है उसमें, किन किन जगहों का की चर्चा है में? बहुत उसमें। बहुत अच्छी बात। तो यह ये आप जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। तो ये तो हमारा कर्तव्य हो जाता है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमको बिल्कुल, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं हिंदी जानता हूँ और हिंदी में ही लिख रहा हूँ, तो मैं ठीक है, काम कर रहा हूँ बट बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्षेत्र तक सीमित हूँ। बट अगर मैं जी, किसी तेलुगु पुस्तक का या किसी गुजराती पुस्तक का अनुवाद कर कर मैं अपने पाठकों तक लेकर आता हूँ, तो वो शायद सच में वो एक भागीरथी कार्य होना चाहिए। तो ये बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। केशव जी और बिल्कुल। कुछ आप ऐसा कहना चाहेंगे जो हमने हमने आपसे सवाल नहीं पूछे हैं और आप कुछ अपने मन से कुछ कहना चाहें, उसके बाद फिर हम इसको विराम दें? नहीं, मैं यह कहना चाहूंगा कि साहित्य हमेशा ही, जैसे साहित्य की व्याख्या में भी कहा जाता है कि साहित्य सहित की भावना है, उसमें सबको साथ लेकर चलने की भावना उसमें होती है। समाज को, समय को और संस्कृति को, सबको साथ लेकर चलने की भावना होती है साहित्य में। जो लोग साहित्य में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, मैं जरूर उनसे आग्रह करना चाहूंगा, उनसे कह सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ कि इसे मतलब पढ़ने की आदत डालें। निश्चित ही
वह कभी जो साहित्य का पाठक है, लेखक से इतर भी जो पाठक है, वह उसके मन में कभी नकारात्मक वृत्ति नहीं आएगी। जो भी पुस्तक पढ़ेगा उसमें कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा कि व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। तो मैं यह आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से सबसे, इस दुनिया में जितने लोग हैं जो भी सुन रहे हैं सबसे, कि अगर साहित्य में थोड़ी भी रुचि है तो उस रुचि को और बढ़ाइए, एक नशे की तरह से उसे लीजिए, और जो भी जिस भी भाषा का साहित्य आपको अच्छा लगे उसको जरूर पढ़िए। धन्यवाद, धन्यवाद किशोर जी। और आपसे अ, चर्चा करने में वाक़ई में बड़ा आनंद आया और एक नया पक्ष जानने को मिला और कई सारी नई बातें, स्पेशली आपने जो अनुवाद वाली बात कही वो मेरे दिल को वाक़ई में छू गई और इसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूँगा। आपका पुनः धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए सच में आज दिन बन गया कि इसी बहाने आपसे बात भी हुई, और इसी बहाने जो भी मेरे मन में जो अनुभवहीन तुच्छ विचार हैं वह आपके माध्यम से दूसरों तक जाएगा। बहुत नहीं, बहुत मैं आभार। आपको जैसे बता रहा था कि मैं आपसे बातें करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि आपको आपको अपने विधा का ज्ञान तो है ही, बट आप इतने लोगों से मिले हुए हैं। देखिए, अभी जो बात वही हो रही थी कि आप कितनी भाषाओं के लोगों से काम करवा रहे हैं, तो हर किसी के बारे में जानेंगे, तो उससे जब आप नए लोगों को जानते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो डेफ़िनेटली नई चीज़ें मालूम पड़ती हैं। तो मैं चाह रहा था कि जी, आपसे आपके माध्यम से जानूँ कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, वो कैसा कार्य है। आपका हमसे जुड़ने के लिए बेहद आभार। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत आभार।